जरा सोचिए, हिमालय की गोद में एक ऐसा साम्राज्य जो लगभग 800 सालों तक चला, जिन्होंने मुगल बादशाहों से हाथ मिलाया, बड़े बड़े शानदार मंदिर बनवाए और फिर वक्त की धूल में कहीं खो गए। आज हम चंद राजवंश की इसी दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलने वाले हैं। यही वो सवाल है जो इस कहानी को इतना खास बनाता है ना? कि आखिर कोई राजवंश सदियों तक कैसे टिका रह सकता है और फिर अचानक ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर जाता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जरा इनके हुकूमत के दौर पर एक नज़र डालते हैं। 11वीं सदी की शुरुआत से 18वीं सदी के आखिर तक, मतलब लगभग 800 साल। अंदाजा लगाइए, ये तो मुगल सल्तनत के पूरे दौर से भी कई ज्यादा लंबा समय है। बस ये आंकड़े ही इनके उठने और गिरने की एक जबरदस्त कहानी की बुनियाद रखते हैं। हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत में भी एक रहस्य छपा हुआ है। चंद राजवंश की नींव आखिर पड़ी कैसे, इसे लेकर दो अलग अलग बातें कही जाती हैं जो हमें दो बिल्कुल अलग अलग टाइम पीरियड में ले जाती हैं। तो यहाँ दो थ्योरीज हैं। एक तरफ है लोक कथाएं जो कहती हैं कि संस्थापक सोमचंद 7वीं सदी में आए थे, लेकिन दूसरी तरफ इतिहासकार मानते हैं कि वो 11वीं सदी में गजनवी हमले के बाद यहाँ पहुंचे थे। अब सवाल ये है कि इतिहासकार 11वीं सदी वाली बात पर ज्यादा यकीन क्यों करते हैं? इसकी वजह है ठोस सबूत। उस दौर के दूसरे राजाओं के जो ताम्रपत्र यानी कॉपर प्लेट पर लिखे शिलालेख मिले हैं, वो यही बताते हैं कि उस समय वहां दूसरे राजाओं का शासन था। इससे 11वीं सदी वाली थ्योरी ज्यादा मजबूत लगती है। तो एक बार जब नींव पड़ गई, उसके बाद चंद राजा सिर्फ टिके नहीं रहे, उन्होंने एक मजबूत पहाड़ी साम्राज्य खड़ा करना शुरू कर दिया। चलिए देखते हैं ये सब हुआ कैसे। देखिए, ये साम्राज्य बनाने का काम बड़े सधे हुए कदमों से हुआ। सबसे पहले काली कुमाऊं के चंपावत को राजधानी बनाया गया। फिर धीरे धीरे एक एक करके अपने दुश्मनों को हराया और राज को फैलाया। फिर 1563 में राजधानी को नए बसाए शहर अल्मोड़ा ले जाया गया, जो ज्यादा सेफ और सेंट्रल था। और फिर सबसे बड़ा कदम, राजा रुद्रचंद ने 1587 में लाहौर जाकर बादशाह अकबर से मुलाकात की, जिससे सल्तनत की साख और भी बढ़ गई। 17वीं शताब्दी आते आते चंद राजवंश अपनी ताकत के शिखर पर था। अब वो सिर्फ एक लोकल पावर नहीं थे, बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र में उनका दबदबा था। जरा इस एक लम्हे को देखिए। साल था 1655। चंद राजा बाज बहादुर चंद इतने ताकतवर हो चुके थे कि उन्होंने सीधे मुगल बादशाह शाहजहां के साथ मिलकर अपने सबसे बड़े दुश्मन गढ़वाल राज पर हमला बोल दिया। ये उनके बढ़ते रुतबे और फौजी ताकत का सबसे बड़ा सबूत था। यहाँ तक कि मुगलों के सरकारी इतिहास अकबरनामा में भी एक चंद राजा को हिंदुस्तान के बड़े जमींदारों में से एक बताया गया है। सोचिए, उस दौर में दिल्ली से ऐसी पहचान मिलना कितनी बड़ी बात रही होगी। और ये ताकत सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक सुनहरा दौर था, जब राज पूरब में करनाली नदी तक फैल गया। देहरादून समेत तराई का अहम इलाका कब्जे में आ गया और घोड़ाखेल के गोलू देवता मंदिर और भीमताल के भीमेश्वर महादेव जैसे शानदार मंदिर बनवाए गए, जो आज भी उनकी विरासत की गवाही देते हैं। लेकिन जैसा कि इतिहास हमें हमेशा सिखाता है, बड़ी बड़ी सल्तनतें भी हमेशा के लिए नहीं रहती। चंद्र राजवंश के लिए अंत कई दिशाओं से और बहुत बहुत तेजी से आया। और फिर पतन का दौर बहुत तेजी से आया। 1744 में रोहिल्ला हमले ने सल्तनत की कमर तोड़ दी। फिर 1790 में नेपाल के गोरखाओं ने हमला करके चंद शासन का हमेशा के लिए अंत कर दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बस कुछ ही साल बाद 1815 में अंग्रेजों ने गोरखाओं को हराकर अल्मोड़ा पर कब्जा कर लिया और ये पूरा इलाका ब्रिटिश राज का हिस्सा बन गया। और इसी के साथ लगभग 8 सदियों की हुकूमत के बाद आखिरी चंद राजा महेंद्र चंद को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। एक इतने ताकतवर राजवंश का वाकई एक दुखद अंत। तो राजवंश तो खत्म हो गया, पर क्या उसकी विरासत भी मिट गई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके 800 साल के शासन ने इस जमीन और यहाँ के कल्चर पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। सवाल ये है कि आज के दौर में उनकी कौन सी निशानियां बची हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उनकी कहानी के कौन से हिस्से आज भी जिंदा हैं? बहुत कुछ बाकी है। उनकी पहली राजधानी चंपावत के किले और मंदिर आज भी मौजूद हैं।
अल्मोड़ा और भीमताल में उनके बनवाए मंदिर आज भी देखे जा सकते हैं। बिनसर, जहां चंद राजा गर्मियों में वक्त गुजारते थे, वो जगह भी है। और खुद अल्मोड़ा शहर, जो 200 साल से ज्यादा उनकी राजधानी रहा, यहां तक कि कुमाऊं नाम भी उन्हीं की देन माना जाता है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये जमीन की पहचान का हिस्सा है। तो अगली बार जब उत्तराखंड की पहाड़ियों में इन पुराने किलों या मंदिरों के पास से गुजरें, तो एक पल के लिए रुकिएगा, सोचिएगा, एक ढह चुके साम्राज्य के ये पत्थर आखिर क्या कहानियां सुनाते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे चारों ओर जिंदा है।